दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर रात के 10 बजे का समय था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की चीख पुकार, ट्रेन की सीटी और सामान ढोते कुलियों की आवाजें गूंज रही थीं। इन्हीं के बीच एक दुबला पतला युवक, अरुण, तेजी से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था, जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े और एक फाइल भरी हुई थी। उसके पैरों में साधारण चप्पलें थीं जो जगह-जगह से घिस चुकी थीं। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। वहां उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला होना था। उसके गुरु, जो देश के सबसे जाने-माने पत्रकारों में से एक थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे। अरुण को उनके पास पहुंचना ही था, क्योंकि वही उसकी पहचान का असली रिश्ता थे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक रेलवे अधिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। अधिकारी की आंखों में घमंड था और उसने अरुण को ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ घुस रहा है? ऐसी कोच में जाने का सपना देख रहा है? तेरा टिकट दिखा। अरुण ने जेब से टिकट निकाला। फर्स्ट क्लास एसी का था। अधिकारी ने हंसकर तिरस्कार से कहा, तेरे जैसे भिखारी इस डिब्बे में नहीं बैठते। जाकर जनरल डिब्बे में चढ़ जा, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरुण ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे सच में जाना है, मेरी मजबूरी है। लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की भीड़ में खो गई। ठीक उसी समय प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक युवती खड़ी थी, अनन्या। वह देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी आकाश ग्लोबल की सीईओ थी। अपने विदेशी मेहमानों को ट्रेन की भव्यता दिखाने आई थी। उसकी नजर अचानक अरुण पर पड़ी। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। यह वही लड़का है, मेरे दादाजी ने जिसे मेरी किस्मत से बांध दिया था। सड़क किनारे का यह दुकानदार और मेरे नाम से जुड़ा हुआ। वह ठंडी आवाज में बोली, अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की और कोई जगह नहीं मिली। उसके पास खड़े उसके बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर कबीर ने हंसकर कहा, अनन्या, यह तो तुम्हारे लिए बोझ है। इसे कुछ पैसे देकर निकालो अपनी जिंदगी से, वरना लोग हंसेंगे। अरुण की आंखें नम हो गईं। वह मुड़ा ही था कि अचानक उसका कंधा एक मोटे, रौबदार आदमी से टकरा गया। उस आदमी के महंगे सूट पर चाय गिर गई। वह था राजीव मेहरा, देश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक। राजीव गुस्से से चिल्लाया, अंधा है क्या? जानता है मैं कौन हूँ? तेरे जैसे नालायक लोग इस देश के लिए धब्बा हैं। उसने अरुण का टिकट छीनकर चिथड़े चिथड़े कर दिए और हंसी उड़ाई। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। अरुण की शांत आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। उसने धीरे से कहा, आपने मेरा टिकट फाड़ा है। अब मैं आपको सिर्फ 15 मिनट देता हूँ। इसके बाद आपकी कंपनी का नाम इतिहास की किताबों में केवल एक सबक के रूप में बचेगा। राजीव ठहाका मारकर हंसा। लेकिन 15 मिनट बाद ही टीवी चैनलों और रेलवे स्टेशन के स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज छा गई। मेहरा लॉजिस्टिक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों का पर्दाफाश। सरकार ने तुरंत उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है और सीबीआई ने छापा मार दिया है। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए अरुण के पैरों में गिर पड़ा। तभी काले सूट पहने कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और अरुण के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। उनके नेता, एक बुजुर्ग दत्ता अंकल, आगे बढ़े और बोले, छोटे मालिक, आपके लिए प्राइवेट चार्टर ट्रेन तैयार है। गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं। अनन्या और कबीर यह दृश्य देखकर पत्थर हो गए। भाग 2। दो दुनियाओं का राजा अरुण अगले दिन मुंबई से लौट आया। वहां उसने गुरुजी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। मीडिया और देश के बड़े नेता उसे आदर से सलाम कर रहे थे। लेकिन वापस लौटकर अरुण फिर अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया। वह शहर के कोने में अपनी छोटी सी किताबों और चाय की दुकान संभालने लगा। रात के समय अनन्या जब अपने महल जैसे घर लौटी तो देखा कि रसोई में हल्की रोशनी जल रही थी। उत्सुकता से जब वहां पहुंची तो पाया कि अरुण अपने हाथों से खाना बना रहा है। वह खाना किसी मेहमान के लिए नहीं, बल्कि बीमार चौकीदार के लिए था। अनन्या स्तब्ध रह गई। जिस इंसान ने एक फोन से साम्राज्य गिरा दिया, वही इंसान इतनी साधारण और करुणा से भरा हुआ है। भाग 3। साम्राज्य पर हमला। कुछ दिनों बाद आकाश ग्लोबल पर गहरा संकट आया। उनकी कंपनी का 1 अरबों का कॉन्ट्रैक्ट, जो भविष्य तय कर सकता था, उनके हाथ से निकल गया और दुश्मन कंपनी वर्मा टेक को मिल गया। कंपनी के शेयर गिरने लगे। विदेशी निवेशक पीछे हट गए। बोर्डरूम में तनाव और निराशा का माहौल था।
इसी बीच अरुण वहां पहुंचा। हाथ में चाय का प्याला था। कबीर ने हंसकर ताना मारा, देखो, कंपनी डूब रही है और हमारा चाय वाला उद्धार करने आ गया। सब हंस पड़े, लेकिन अनन्या ने सबको चुप करा दिया। उसके दिमाग में स्टेशन का दृश्य और दादाजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, यह लड़का तेरे साम्राज्य का कवच है। उसने अरुण की ओर देखा और बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? था, अरुण ने शांत स्वर में कहा। रास्ता नहीं, सच है, ये संकट बाहर से नहीं आया, हमारे ही घर से पैदा हुआ है। उसकी नजर सीधे कबीर पर गई। साजिश इसी ने रची है। सब चौंक गए। अरुण ने सबूत मांगने पर कंपनी के सारे दस्तावेज देखने की इजाजत ली। पूरी रात वह मेहनत करता रहा और सुबह जब बोर्ड मीटिंग शुरू हुई तो उसने साफ सबूत पेश किए। कबीर ने वर्मा टेक को गोपनीय जानकारियां बेची थीं। नकली रिपोर्ट बनवाकर निवेशकों को डराया था। कबीर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, ठीक है, मान लो कि मैंने किया, लेकिन कंपनी तो अब भी डूब रही है, तुम क्या कर लोगे? अरुण ने वही पुराना फोन निकाला और दत्ता अंकल को कॉल किया। स्पीकर ऑन किया गया। उधर से सम्मानजनक आवाज आई, छोटे मालिक, आदेश। अरुण ने कहा, पहला, जितने शेयर बाजार में हैं सब खरीद लो। दूसरा, वर्मा टेक के घोटालों की फाइल सरकार को सौंपो। तीसरा, सूर्या कॉर्प के साथ साझेदारी का ऐलान करो। सुनते ही बोर्ड रूम सन्न रह गया। सिर्फ कुछ घंटों में आकाश ग्लोबल के शेयर आसमान छूने लगे और वर्मा टेक धराशायी हो गया। पुलिस कबीर को गिरफ्तार करने पहुंच गई। भाग 4, अनन्या का टूटना और जागना। सारे बोर्ड रूम में शांति छा गई। अरुण ने बिना कोई घमंड दिखाए एक गिलास पानी अनन्या की ओर बढ़ाया। पानी पी लो। उस छोटे से इशारे में शक्ति से कहीं गहरी करुणा छुपी थी। अनन्या के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें 2 साल से तिरस्कार देती रही। अरुण की आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे दादाजी का वादा हूँ। उन्होंने मुझे इस साम्राज्य का रक्षक बनाया था, लेकिन याद रखना, तूफान थमने के बाद मैं फिर उसी दुकान पर लौट जाऊंगा।